नमस्कार दोस्तों। तो आज से हम लोग क्लास 9th की शुरुआत कर रहे हैं। तो पहला जो वीडियो इसमें रहेगा ये युग बोध की परीक्षा बोध है ना, तो इसका जो पहला लेसन है इसमें संख्या पद्धति, इसके हम पहले ऑब्जेक्टिव करेंगे, फिर धीरे धीरे थ्योरिकल क्वेश्चन और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। पहले जो विकल्पी प्रश्न है सरल, हमको उनसे शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले जैसे शुरुआत करते हैं, देखिए क्या है कि अभी पेपर आने वाले हैं, तो एक एक नंबर के ये क्वेश्चन है, पहले हम लोग इनको करेंगे, फिर जितना समय बचेगा उसके बाद बाकी चैप्टर करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल। देखिए सरल क्वेश्चन है। पहले का पहला पहला क्वेश्चन है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल। तो हम जानते हैं कि अगर परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या का मतलब ऐसी संख्या जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, तो ये परिमेय संख्या हो गई। तो कह रहा है कि परिमेय संख्याओं का गुणनफल, और दूसरी परिमेय संख्या मान लीजिए ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, तो गुणा करेंगे तो एक परिमेय संख्या ही मिलेगी। देखिए अब ये माना जाता है कि थ्योरी और इसके जो सवाल हैं ये आप लोगों को आते होंगे, थोड़ा बहुत इतना जानते होंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या का मतलब है वह संख्या जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सके। ये परिमेय है, ये परिमेय है, दोनों का गुणा किया तो हमको परिमेय संख्या ही मिलेगी। तो सदैव परिमेय संख्या होती है, जिसमें ये सही होगा वही इसका सही हो जाएगा। सदैव परिमेय संख्या होती है, ठीक है, ये बात है बिल्कुल सरल। तो किस में है ये है फर्स्ट का बी नंबर। तो बी नंबर में ये सही हो जाएगा। बस देखिए अगर किसी को परिमेय संख्या नहीं आती है तो समस्या होगी, है ना। परिमेय संख्या का मतलब ये दोनों होता है। ऐसे भी जैसे केवल 3 लिखा है तो 3 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको भी अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है। अंश तो लिखा है, ये हर अगर हम 1 कर देंगे तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। तो परिभाषा चाहें तो लिख सकते हैं हेडिंग डाल करके कि परिमेय संख्या, अब आगे परिभाषा लिखना है, वह संख्या जिसको अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है ना। और हर जीरो ना हो, इसके नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने लिखा 4 और बटे जीरो कह दिए ये परिमेय संख्या है, अंश बटे हर के रूप में तो है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अंश बटे हर में जीरो नहीं चाहिए नीचे हमको। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन एक हो गया, सरल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, इनमें से परिमेय संख्या नहीं है। तो कौन नहीं है जिसको आप विस्तार नहीं कर सकते। जैसे पहले नंबर में लिखा है √23, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसको हम हल नहीं कर पाएंगे आगे, है ना। तो इतनी सी बात है क्वेश्चन नंबर 2 में। अब देखिए √225 है, जैसे ये हम जानते हैं कि 15 गुणे 15 होता है, 15 15 हम 225, है ना। तो ये 15 आ जाएगा, तो इसको हल कर सकते हैं, इसलिए ये नहीं होगी, ये परिमेय संख्या नहीं होगी, है ना, मतलब अपरिमेय संख्या नहीं होगी। ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय है, और ये परिमेय है। अगला इसमें लिखा हुआ है √49, तो √49 का मतलब 7 गुणे 7 है, तो ये आंसर 7 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद 5.328 लिखा हुआ है, तो 328 का मतलब क्या है कि इससे बार हटा लिया और हल कर लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तरीका आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो इसको अलग से बताएंगे, क्योंकि इसी क्वेश्चन पे यही करने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन सिर्फ था कि कौन सी परिमेय नहीं है, तो पहली वाली परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय है, क्योंकि इसको हम रूट से बाहर नहीं कर सकते, बाकी हम हल कर लेंगे तो बन जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन है, इनको लिख लेना है। अगर हम तेज़ी से चल रहे हैं तो फिर वीडियो रोक करके इनको लिखते जाना है और हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे पर बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर अभी क्या है कि पेपर का समय है, तो कुछ पहले चैप्टर के क्वेश्चन कर लेंगे। यही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे सभी, इसी तरह से मिलते जुलते। थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे तो बातें समझ में आ जाएंगी आराम से। तीसरे नंबर में लिखा है कि किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है। कैसा होता है ये हमको देखना है। तो किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होता है।
पहले तो ये आंसर की बात अगर आप लोग चूँकि पहले याद करते हैं, तो याद करने की अगर बात है, तो हमेशा धनात्मक होता है, ये हमने याद कर लिया। कैसे होता है? निरपेक्ष मान का मतलब होता है कि जैसे माइनस की संख्या है और इसमें मॉड लगा दिए, इसको मॉड कहते हैं, मॉडुलस भी कहते हैं, मॉड या मॉडुलस, ठीक है? तो मॉडुलस का मतलब होता है मापांक हिंदी में। और जब किसी संख्या का निरपेक्ष मान निकालते हैं या मापांक निकालते हैं, तो ये 4 बन जाता है, धनात्मक हो जाता है। कोई भी संख्या हो, जैसे माइनस का 6 लिखा हुआ है, मापांक निकालेंगे, ये चिन्ह जो होता है मापांक का होता है, तो मापांक निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। तो किसी वास्तविक संख्या का जो निरपेक्ष मान होता है, मापांक होता है, वो हमेशा धनात्मक होता है, ये कहना चाहता है क्वेश्चन। तो बात समझ में आ गई आप लोगों को। चौथे नंबर में अगर हम बात करें, तो इसमें लिखा हुआ है कि परिमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण को कहते हैं, ठीक है? तो ये भी सरल है, शांत दशमलव कहते हैं। जैसे ये एक परिमेय संख्या है, देखिए, तो इसको अगर हम भाग देंगे तो 0.5 आएगा। ये तो भाग देना तो सबको आता है, कैसे भाग देना है? मान लो 3/2 है, इसको हम भाग देंगे तो ये 1.5 आएगा। तो जो परिमेय संख्याएं हैं, ये सब परिमेय संख्याएं हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं कि इनका जो दशमलव है वो शांत होता है। शांत का मतलब क्या है कि ये खत्म हो जाता है ना? ये ऐसे नहीं कि ये बढ़ता रहेगा आगे, ऐसे नहीं होगा कि 1.5 3 5 3 5 6 इस तरह से बढ़ता रहेगा, है ना? तो परिमेय संख्याओं का दशमलव जो होता है वो शांत होता है, बेचारा चुपचाप होता है ना? ज़्यादा उछल कूद नहीं करता है, ऐसे याद कर लेंगे। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव जो है वो ए नंबर वाला आंसर सही है, शांत दशमलव होता है। तो ये जो क्वेश्चन बगल से लिखे हुए हैं, इनको अगर आप लोग नोट करेंगे, सॉल्यूशन समझेंगे इसका, तो हमें लग रहा है आराम से आपके सभी क्वेश्चन हो जाएंगे पेपर में। और जब पेपर देंगे आप, तो सब फायदे समझ में आएगा इसका कि क्वेश्चन हमने किए थे तो उसका फायदा कहाँ पर हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करेंगे 5 की, तो 5 में देखिए बिल्कुल सरल प्रश्न लिखा हुआ है। ये लिखा है 2 + √2 और 2 - √2 का मान है, कितना मान है ये पूछ रहा है। तो a+b a-b, एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे एक ब्रैकेट में a+b लिखा है और दूसरे ब्रैकेट में a-b लिखा है, तो इसका मतलब होता है कि a² - b²। हल करने पर हमको ये मिलता है। तो देखिए a² - b² है, इसको हल करेंगे तो a+b a-b, तो a² का मतलब क्या है? 2 का स्क्वायर माइनस b², सूत्र बगल से लिखा हुआ है। b² का मतलब है √2 का स्क्वायर। तो जब इनको हल करेंगे ना, तो 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। √2 का वर्ग 2 होता है। देखिए कोई भी संख्या है, जैसे √3 है और का वर्ग है, वर्ग का मतलब क्या होता है कि √3 का गुणा √3 से करना है। तो जब उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करते हैं, तो फिर वो रूट हट जाता है, संख्या 3 आ जाती है। ये तो सब जानते हैं। 4 में 2 गए तो कितना बचेगा? 2 आएगा। तो हमको ये हल कर लेना है ना? कॉपी एक छोटी-सी पतली-सी कोई पुरानी कॉपी रखी हो या नई भी, तो हम बना सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन हम इसके करा देंगे। पेपर में लगभग यही चीज़ें पूछी जाती हैं, बहुत कठिन चीज़ें नहीं आती हैं। परीक्षा युग बोध करा देंगे और परीक्षा बोध भी करा देंगे, तो सब सब बन जाएँगे सभी क्वेश्चन आपसे। तो ये 2 इसमें सही हो जाएगा। 5वें का कौन-सा आंसर सही हो जाएगा? 5वें का सी नंबर में 2 है, तो इसलिए 5वें का सी इसमें सही हो जाएगा। इसको नोट कर लेना है। पीछे हो जाएँ तो वीडियो रोक करके नोट करते चलेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि √3 का दशमलव प्रसार कैसा है? तो √3 जो होता है उसका मान कितना होता है, पहले तो हमको ये पता होना चाहिए, है ना? तो √3 का जो मान होता है वो होता है √3 बराबर 1.7320, ऐसे ये चलता रहता है, ख़त्म नहीं होता कभी। अशांत होता है और अनावर्ती होता है। मतलब देखिए, पहले तो आप लोग आंसर इसका लिख लेंगे, सी नंबर में सही होगा इसका। हाँ बिल्कुल, 6 का सी सही है। अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती कैसे हो गया अशांत आवर्ती?
अशांत आवर्ती का मतलब होता है कि ना, तो ये अशांत का मतलब क्या होता है, कभी खत्म ना हो, शांत ना हो, कभी शोर करता रहे, है ना। तो अशांत का मतलब कभी खत्म ना हो, और आवर्ती नहीं, आवर्ती ना होगा, अनावर्ती होगा। आवर्ती नहीं होता है, अनावर्ती। तो अशांत अनावर्ती का यही मतलब होता है कि कभी खत्म नहीं होता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। सी नंबर इसमें सही है। अनावर्ती का मतलब होता है कि कभी खत्म ना हो, चलता रहेगा ये। ठीक है, तो इसको लिख लेना है। अनावर्ती माने ये बढ़ता रहेगा, और अशांत माने कभी खत्म नहीं होगा। तो ये आंसर हो गया, इसको नोट कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया हमारा। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पर बात कर रहे हैं। किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान, ये बढ़िया रहा। ये वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। देखिए, किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है। तो अभी हमने बताया था पीछे उदाहरण दे करके कि वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होता है। तो जहाँ पर भी धन लिखा हुआ है, धन की संख्या, तो डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। धनात्मक संख्या होती है धन संख्या। तो ये हो गया आंसर। और कैसे होता है ये हमने बताया था। जैसे मापांक निकालना है तो -3 का निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, -4 का निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। हमेशा धनात्मक हो जाता है। ये वास्तविक संख्याएं हैं, इनका मापांक या निरपेक्ष मान सदैव धन का होता है, यही बात कर रहा है ये। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8वां है, तो ये बहुत सरल है। कह रहा है 4/5 और भाग देना है हमको 8/10 से। तो 4/5 और 8/10 का मान होगा। तो मान क्या होगा? तो मान निकालने के लिए क्या है, एक बात ध्यान रखना है। जो ये इस तरह की भिन्न की संख्याओं में जब कभी भाग देना है, तो हम क्या करेंगे कि भाग की जगह में गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। इसको गुणा के रूप में बदल देना है, चिन्ह के रूप में, और इसको उलट करके लिख देना है, 10/8 लिख देना है। जो दूसरी संख्या लिखी है, नीचे लिखी है या बगल से, भाग को गुणे में बदल करके जो संख्या लिखी है उसको उल्टा कर देना है। इतना कर देंगे तो सवाल बन जाएगा आराम से, ज़्यादा सोचना नहीं है। अब क्या है, हम जानते हैं 4 से 8 दो बार में कट जाएगा, 5 से 10 भी दो बार में कट जाएगा, बचेगा ऊपर 2 और नीचे 2, दोनों कट जाएंगे तो बचेगा 1। बताइए कितना सरल सवाल है ना। सिर्फ भाग को गुणे में बदलना है, और जो संख्या लिखी हुई है उसको उल्टा करके लिख देना है, 10/8। तो ये 2/2 बराबर 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर। ये खत्म हो गया काम। ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8वें का पहला नंबर। तो इस तरह से इनको नोट करते जाना है साथ साथ में। वीडियो रोक रोक करके एक कॉपी अगर छोटी सी बना लेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये अभी भूल जाएगा कि कैसे होता है। देखिए आंसर तो भले ही आपके पास हमेशा रहेंगे, है ना, कि क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है। अगर आपने परीक्षा बोध है ये खरीद भी लिया अगर, है ना, तो आंसर तो आपको मिल जाएंगे। पर कैसे होता है ये सोल्यूशन इसमें भी नहीं लिखा हुआ है। तो हम थोड़ा करके देखेंगे तब समझ में आएगी बात। क्वेश्चन नंबर अगर हम 9 की बात कर रहे हैं, देखिए प्रश्न नंबर 9। तो 9 में ऐसे चित्र बना हुआ है, 1 और 2 भाग में कटा हुआ है, और ये लिखा हुआ है ऐसे। फिर ये कह रहा है कि देखिए ये जो छायांकित भाग है ये कितना है, भिन्न के रूप में लिखना है। तो बहुत सरल होता है ऐसे सवाल। सिर्फ हमको ये देखना है कि खाने कितने बने हुए हैं। हमने देखा कि 1 2 3 4 5 और 6, 6 खाने बने हुए हैं। तो कुल खाने नीचे लिख लेना है, यहाँ पे लिखना है छायांकित खाने, भिन्न के रूप में लिखना है ना। तो भिन्न के रूप में छायांकित खाने अंश में, और हर में लिखना है कुल खाने। तो छायांकित खाने हो गए 2, और कुल खाने हो गए 3 और 3 6। तो कुल खाने हो गए 6। बस इतना लिखना है, छायांकित खाने और बटे कुल खाने, जितने गिनती है ना। खाने का मतलब भोजन नहीं कि आप खाने पीने की बात सोचने लगेंगे, अभी ये मतलब नहीं है इसका।
इसका मतलब है 1/3। तो ये हो गया अपना आंसर। बस हो गया, इतना सा काम करना था केवल। और जिसमें 1/3 हो वही सही है। बी नंबर बिल्कुल सही है, 9 का बी। तो बी नंबर का आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। 10वें नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, फिर से वही सवाल रिपीट हो गया। निम्न में से अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या कौन सी है? √23, क्योंकि इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है ना। ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं, सेम प्रश्न आ गया। तो इसमें ये वाला सही हो जाएगा कि ये अपरिमेय संख्या है ना, ध्यान रखना है। 11 नंबर में आ जाते हैं। ये भी सरल है, छोटा सा प्रश्न है। कह रहा है कि 100 की घात में 1/2 और उसका वर्ग लिखा हुआ है। 100 की घात में 1/2 लिखा है और फिर इसका वर्ग लिखा हुआ है इस प्रकार से। 100 का मतलब होता है 10 का वर्ग, और घात में लिखा हुआ है 1/2 और इसका भी वर्ग। तो देखिए भाई, 100 का मतलब 10 का वर्ग। यह बात समझ में नहीं आ रही, और सरल करना है, चलिए हम और सरल कर देते हैं। मान लीजिए किसी को समझ में नहीं आ रहा है, 100 है, अब गुणा करने पर ये घातों का जब गुणा होगा ना, तो 1/2 गुणे 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। बिल्कुल, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 100। चाहे तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं, 11 का सी नंबर सही हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया, बस इतना काम है इसमें। तो नोट कर लीजिए इतना। अब थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। रिक्त स्थान में भी 8 क्वेश्चन है, तो इनको भी कर लेते हैं साथ साथ में। तो नोट करते जाना है। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है, अगर टाइम लग रहा है लिखने में, तो उसको वीडियो को रोक लेना है और फिर लिख लेना है चीज़ों को, फिर आगे बढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर अगर हम बात करेंगे, रिक्त स्थान में देखिए क्वेश्चन नंबर पहला लिखा हुआ है। कह रहा है सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो देखिए, ये तो हमको पता है कि प्राकृत संख्या, इसमें जो भरना है वो एक भर देंगे, इसका आंसर होगा। लेकिन एक कैसे है, ये बात समझना है। प्राकृत संख्याओं का मतलब होता है, प्राकृत संख्या का मतलब होता है कि 1, 2, 3, 4, 5, ये होती हैं प्राकृत संख्याएं। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? एक हो गई, ये बात समझ में आ गई होगी अब आराम से। पहला नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए लिखा हुआ है, कह रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। तो हम जानते हैं कि पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? किसी को मालूम है? पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। 0, 1, 2, 3, ये हो गया, ऐसे बढ़ती रहती हैं। तो ये पूर्ण संख्याएं हैं। तो पूर्ण संख्याओं में कह रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो 0 हो जाएगा। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, ये इसका आंसर है। मतलब रिक्त स्थान है तो हमको भरते जाना है आंसर, और हम बताते भी जा रहे हैं कि कैसे होता है ये, है ना। थोड़ा ध्यान रखना है चीज़ों को। अगला करेंगे, थर्ड पर बात कर रहे हैं। थर्ड में लिखा हुआ है कि a की घाते m गुणे a की घाते n। हाँ, अब देखिए यहाँ पर इसको क्या लिखना है, बराबर डैश डैश लगा है। इसमें ये होता है कि देखिए गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं अगर आधार समान हो। चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं कि गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं अगर आधार समान हो। आधार का मतलब समझ रहे हैं? आधार का मतलब ये जो नीचे लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है ना, तो आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो घात में m है और n है, तो ये दोनों घातें जुड़ जाएंगी। तो ये हो गया, गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं अगर आधार समान हो। नोट डाल के लिख लेंगे। तो दोनों के आधार समान है, ए है नीचे, तो दोनों को जोड़ देना है घातों को, तो आंसर हो जाएगा। इतना सा काम है इसमें। जैसे इसका उदाहरण हमको समझना है कि कैसे होता है, तो आगे अगले नंबर में लिखा हुआ है। चौथे नंबर में तो हम क्वेश्चन कर लेंगे, तो उदाहरण भी समझ में आ जाएगा कि कैसे गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं।
देख लीजिए, उदाहरण नंबर है मतलब इसी में क्वेश्चन नंबर 4 में यही सवाल पूछा गया है। कह रहा है 2 की घाते 10 और गुणे 2 की घाते -10। तो हमने अभी अभी बताया कि गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं अगर आधार समान हो, तो घातों को जोड़ देना है। 10 - 10 भाई हम जोड़ेंगे, बात समझिए। आप कहेंगे कि अभी तो सर आपने कहा था जोड़ देना है, अभी आप घटा रहे हैं। तो हम घटा नहीं रहे, हम जोड़ ही रहे हैं। लेकिन चूंकि आगे वाली घात माइनस की थी तो प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाता है ना, इसलिए ये बीच में माइनस लग जाएगा क्योंकि ये माइनस की है। तो हमने जोड़ा है तो ये माइनस हो गया। 2 की घाते 0 हो गया। अब किसी संख्या की घात में 0 हो तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है, ये आप लोगों को पता होगा। तो इसमें आंसर में क्या भर देंगे? 1। अब ये मालूम होगा, ये मान के चलते हैं कि किसी घात में 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, ये आप लोगों को पता होगा, छोटी सी बात है। अगला देखेंगे इसमें तो 6वें नंबर में सॉरी 5वें नंबर में एक क्वेश्चन फिर से पीछे जो जब हम कर चुके हैं लगभग उसी तरह का एक क्वेश्चन है, रिपीट है एक तरह से कहेंगे। तो 5वें नंबर में लिखा हुआ है √5 प्लस √3, फिर लिखा हुआ है √5 माइनस √3 का मान है, तो बराबर इनका मान लिखना है। तो हमने एक सूत्र भी बताया था कि अगर कहीं लिखा हो a + b और a - b तो इनका गुणा करके लिखते हैं a² माइनस b²। ठीक है, a² माइनस b²। तो a + b a - b के रूप में लिखा हुआ है, इसको हमने हल करके लिखा a² तो √5 का स्क्वायर, देखिए ना a की जगह 5 है तो √5 का स्क्वायर ये लिखा है। फिर माइनस लगाया, फिर b² b की जगह √3 है तो √3 का स्क्वायर। तो इसमें कोई समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। √5 का वर्ग 5 होता है, कैसे? उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करना है, तो वो अभी हमने पीछे बताया इसके पहले। अब √3 का वर्ग 3 होता है, तो 5 में 3 गए तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। देखिए कैसे भाई, √5 का वर्ग करना है तो इसका मतलब होगा कि √5 और गुणे √5, तो √5 गुणे √5 का मान क्या होगा? 5। और √3 का वर्ग करना है तो √3 गुणे √3, इसका मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये तो पता है आप लोगों को, तो ये सूत्र हैं। सवाल हमारा यहाँ से ख़त्म हो गया, 2 इसमें भर देना है, इसका आंसर हो जाएगा 2। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन हो गए, अभी 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं तो इसको हल कर लेते हैं और जल्दी से। तो आज चूंकि पहला वीडियो है तो बहुत बड़ा नहीं करना है, बोर हो जाएंगे आप लोग, है ना। तो अभी इसको नोट करेंगे, अगर आप लोगों को ठीक लगता है तो हम लोग आगे भी बात करेंगे, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। देखिए 6वें में कह रहा है करड़ी घात क्या होती है। तो √5 की घात में 3 है, तो ये जो 3 लिखा हुआ है तो यही इसकी करणी घात हो जाएगी 6वें में। देखिए करणी घात का मतलब संख्या की घात में क्या लिखा है, इसकी करणी घात लिखी हुई है 3। अगर कभी केवल इसकी घात पूछे, समझिएगा, जैसे हमने कहा कि √5 है की घात कितनी है, तो घात 5 की घात में √ का मतलब होता है कि घात में 1/2 लिखा है। देखिए आप कंफ्यूज ना होइए, करड़ी घात का मतलब होता है कि संख्या की √ की घात में अंदर कितना लिखा है। अगर कुछ नहीं लिखा होता है तो इसकी घात में 5 की घात में, अगर हम कहें कि केवल ऐसे इसमें 5 की घात में कितना है, तो 5 की घात में 3/2 होता है। कंफ्यूज हो रहे होंगे आप लोग, हमें पता है। फिलहाल आप लोग इतना लिख लीजिए कि 5 की करणी घात, इसकी जो संख्या है इसकी करणी घात 3 है। थोड़ा जो समझना चाहते हैं थोड़ा उनको समझा देते हैं। जैसे 5 की घात में √ है तो ये 5 की घात में कितना है? 5 की घात में 1/2 है। √ का मतलब होता है कि घात में 1/2। ठीक है, घात की बात करें, करड़ी घात की बात नहीं कर रहे। करड़ी घात में तो पूरा पूरा हो जाएगा 3, जो इसके अंदर घुसा हुआ है, लिखा हुआ है। कुछ नहीं होता, जब कभी कुछ ना हो तो फिर 2 होता है यहाँ पे अंदर। ठीक है, तो ये 1/2 मतलब 5 की घात में कितना है? 5 की घात में है 1/2।
और ये कह दे, इसी में कह दे कि करणी घात कितना है, तो करणी घात में देखिए कुछ नहीं लिखा है, तो जब कुछ नहीं लिखा तो 2 होता है हमेशा अंदर। जैसे ये कह दिया कि इसकी करणी घात कितनी है, 6 लगा दिए यहाँ पे कि करणी घात कितनी है, तो करणी घात कितनी है इसकी, अंदर क्या है 6, तो 6 हो जाएगा। अगर संख्या की केवल बात करें कि केवल 5 की घात में, तो फिर ये 1/2 माना जाता है। ये बात आपके कम समझ में आई होगी हमें लगता है, पर ये बात आपको समझ में आसानी से आ गई होगी कि इसकी करणी घात 2 है, अंदर 2 माना जाता है, नहीं लिखा तो भी, और इसकी घात 6 है, अंदर 6 माना जाता है, और इसमें तो लिखा भी है, तो इसमें टेंशन की बात है नहीं। 7वें नंबर पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, सरल है, अभी इनमें बहुत मेहनत नहीं है। 7वें की बात करेंगे अगर, तो √2 एक कैसी संख्या है, इस पर हम बात कर रहे हैं। √2 डैश डैश लिखना है, तो एक अपरिमेय संख्या है, बस इसमें अपरिमेय संख्या भर देना है। आप जानते हैं अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्याओं का मतलब √2 हो गई, √3 हो गई, √5 हो गई, ऐसी संख्याएं क्या हैं, सब अपरिमेय। और एक पाई भी होती है जो अपरिमेय संख्या होती है, बहुत बार पूछा जाता है कि पाई कैसी संख्या है, तो याद रखना है पाई एक अपरिमेय संख्या है। यही सब क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, तो आप लोगों को लगेगा कि ये कहाँ से आ गए, और ये यहाँ से आएंगे, किताब में कुछ मिलेगा नहीं, और इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे, तो पेपर तक में कई पार्ट हम लगभग कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हमको करना है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। देखिए 8 में लिखा हुआ है कि, कह रहा है कि 2√2, देखिए 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3, तो इनको जोड़ना है सभी को, का मान कितना होगा, ठीक है। तो इनको जोड़ करके मान लिखते हैं। तो √2 में एक √2 ये है, भाई बात समझिएगा। करणी घात वाले जो सेम सेम करणी घात वाले जुड़ते हैं, इसकी करणी घात 2 है, इसकी भी 2 है, क्योंकि अंदर 2 है माना जाता है, अभी हमने बताया, ये हो गया दोनों। और जहाँ पर √3 है करणी घात के अंदर, तो उसको हमें 1 में लिख लेना है ऐसे। तो इनको जोड़ेंगे, 2√2 और एक √2 जोड़ा तो 3√2 हो गया, प्लस 5√2 में 3√2 घटाया तो 2√3 माने कि 5√3 में 3√3 घटाया तो 2√3 बचेगा। तो इसका आंसर बस इतना हो जाएगा। देखिए इसको जोड़ा भाई, देखिए 2√2 में एक √2 और जोड़ दिया तो 3√2 हो गया, 5√3 में 3√3 कम हो गया तो 2√3 बचा। इसमें कुछ कठिन है नहीं, सरल बात है। 8वें में बिल्कुल यही आंसर लिखा हुआ है, तो इसको भर देना है। तो आज चूँकि हमारी शुरुआत थी क्लास 9th की ना, पहला वीडियो है ये, तो इसको नोट कर लेना है और चीज़ों को रफ में लिखते जाना है। अभी हम लोग आगे बात करेंगे, और जो पेपर अभी आने वाले हैं, है ना, हाफ ईयरली अर्धवार्षिक, तो उसमें सभी क्वेश्चन इनसे मिल जाएंगे बड़े आराम से। तो थोड़ा मेहनत करेंगे तो सभी क्वेश्चन किसी से पूछना नहीं पड़ेगा पीछे वालों से कि पहले का क्या सही है, दूसरे का क्या सही है। कोई टीचर मिल गए जो नकल नहीं करने दे रहे हैं तो और समस्या है ना। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे तो फ़ायदा मिलेगा, तो इसको लिख लेना है, ठीक है। और इतना ही है। अब अगर छूट गया है तो वीडियो रोक के लिखते रहना है, हमने पहले ही बताया, ठीक है। तो अब अगली क्लास तक के लिए धन्यवाद।